स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है कपलिंग कांस्टेंट। दोस्तों, कपलिंग कांस्टेंट होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पिछली क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी सैंपल को एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर एनालाइज करने का प्रयास करते हैं तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसके अंदर कई सारे सिग्नल मिलते हैं। फर्दर हमने जब थोड़ी सी आगे जाकर के बात करी तो हमने देखा कि जो विसिनल हाइड्रोजन होते हैं या विसिनल प्रोटॉन होते हैं, उनके कपलिंग कर जाने के कारण जो सिग्नल होता है वो सिग्नल के अंदर स्प्लिटिंग हो जाती है, जिन्हें हमने स्पिन स्पिन कपलिंग या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के नाम से जाना था। अब जो स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग हुई उसमें हमने बहुत सारे केस देखे। किसी केस में हमारा जो सिग्नल था वो 2 के अंदर टूट गया, किसी में 3, 4, 5 ऐसे ऐसे जो है वो टूटता रहा। वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो डिपेंड करा उसके एडजेसेंट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होने वाले हाइड्रोजन से, कि वहां पर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन एटम है, उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन का मैं स्पेक्ट्रम देखने की कोशिश कर रहा हूं। उसका सिग्नल इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके एडजेसेंट कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड हैं वो कैसे हैं, वो इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है या कैसे भी हैं, सारी की सारी बातें आई वहां से। अब जब मैंने एक स्पेक्ट्रम देखा तो स्पेक्ट्रम देख करके मैंने देखा कि एक सिग्नल 2 पीक्स के अंदर टूट गया। जो 2 एडजेसेंट पीक्स होती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम जानते हैं कपलिंग कांस्टेंट के नाम से। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, जो एक सिग्नल जो 2, 3, 4 पीक्स के बीच में टूट गया। अब जो वे एडजेसेंट पीक्स होती हैं उन पीक्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम कपलिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अगर एक सिग्नल 4 पीक्स के अंदर टूटता है तो चारों एडजेसेंट पीक्स के बीच की डिस्टेंस एक समान होगी, यानी कि हमारी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलेगी, वो सारे के सारे केसेस में एक जैसी होगी। तो देखिए डेफिनेशन आप यहां पर देख सकते हैं कि कपलिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या लिखी गई है। आप देखेंगे कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पीक्स इन ए मल्टीप्लेट, क्योंकि जब एक सिग्नल एक से ज्यादा के अंदर टूट जाता है, 2, 3, 4, 5, 6, उसको हम मल्टीप्लेट कहने लग जाते हैं। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल जे के माध्यम से, यानी कि अगर हम कपलिंग कांस्टेंट को लिखेंगे तो हम लिखेंगे जे। और अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए 2 पिक्स हैं ए और बी, यानी कि एक आया ए की वजह से, एक हाइड्रोजन जो ए था उसकी पीक, दूसरा हाइड्रोजन बी उसकी पीक, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है तो हम यहां लिख देते हैं जे ए बी। तो देखिए यहां पर अंडरलाइन भी कर देता हूं, ये बात भी लिखी हुई है कि इसको हम सिंबलाइज करते हैं जे से। और व्हिल द कपलिंग कांस्टेंट बिटवीन द प्रोटॉन डेजिग्नेटेड बाय द सिंबल HA एंड HB इज रिप्रेजेंटेड बाय JAB, यानी कि जो 2 पीक्स हमें मिली, अगर वो उनके हाइड्रोजन है, उन हाइड्रोजन को HA और HB से डिनोट किया गया है तो कपलिंग कांस्टेंट को हम JAB के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा आगे चले तो इसको हम मापते हैं हर्ट्ज के अंदर। हर्ट्ज हमारी जो इकाई होती है वो कपलिंग कांस्टेंट को मापने की होती है, और हर्ट्ज के अंदर अगर इसके साथ साथ इसको हम साइकिल पर सेकंड के अंदर भी नाप सकते हैं। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। देखिए इसके बाद एक और जो खास बात होती है ना, वो आपको बताता हूं। केमिकल शिफ्ट और जो कपलिंग कांस्टेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। जब हम बात करते हैं किसी स्पेक्ट्रम की जो हमें एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर से मिलता है तो कई बार यहां से न्यूमेरिकल पोर्शन भी हमें देखने को मिलता है। कई बार अलग अलग वैल्यू देकर के, अलग अलग सिग्नल्स की पोजीशन की वैल्यू देकर के हमसे केमिकल शिफ्ट भी पूछ ली जाती है उसकी, या केमिकल शिफ्ट दे दी जाती है तो वहां से हमें उसका कपलिंग कांस्टेंट पूछ लिया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो कपलिंग कांस्टेंट होता है वो 2 एडजेसेंट पीक्स के बीच की डिस्टेंस होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो कपलिंग कांस्टेंट होता है वो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके साथ में उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है। और साथ ही साथ आप देखिए, मान लीजिए कि आप एक कोई स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर या साइंटिस्ट या कोई स्टूडेंट, जो आप एक एनएमआर इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, तो मान लीजिए 2 या 3 अलग अलग जगह पर अलग अलग एनएमआर इंस्ट्रूमेंट रखे हैं और उनकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी अलग अलग है। तो एक बात जो अच्छी है वो ये बात है कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज करें, आप किसी भी
पर्टिकुलर जो है फ्रीक्वेंसी पर उसको यूज करें तो आपको जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू देखने को मिलेगी वो हर जगह सेम ही देखने को मिलेगी एक सैंपल के लिए। ये नहीं कि अलग अलग सैंपल के लिए, एक सैंपल को आप किसी भी फ्रीक्वेंसी के एनएमआर इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज करें, आपको जो उसकी वैल्यू है वो एक फिक्स वैल्यू दिखेगी, आपको कभी भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो यही बात आपको यहाँ भी बताई गई है कि जो हमारा जे होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जे की, जो हर्ट्ज में हम एक्सप्रेस करते हैं, वो अप्लाइड फील्ड की स्ट्रेंथ के वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर, या जो मैं बताऊं हमारा सैंपल कैसा है उसके ऊपर वो डिपेंड करती है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे वही बात बताता है कि देखिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेंज दी गई है। ये बात काफी इंपॉर्टेंट थी, मैं इसको फिर से बॉक्स के अंदर ही कर देता हूं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात जो है हमें देखने को मिली है। इसके बाद हमें बताया गया है दोस्तों कि 30, 300, 650 कितने भी 60, जैसे कि आपने एक बात मैंने आपको बताई थी ना कि जैसे कि जो हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड के ऊपर कि कितने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमने अप्लाई करी है। तो अगर 1.4 टेस्ला यूज करते हैं तो हमारे पास कितना था, 60 मेगाहर्ट्ज का रिलेशन मैंने आपको बताया था। उसके बाद जैसे कि अगर मैंने 2.35 ले लिया तो उसके बाद हमारी 100 मेगाहर्ट्ज की आ गई थी। तो यानी कि डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारी ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी का, या मैं बोलूं हमारे इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसका, और हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन हमारी जो कपलिंग कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। आपको यहाँ लिखा भी हुआ है कि हम मेजर करें कि एक कपलिंग कांस्टेंट को मेजर करें 300 वाले इंस्ट्रूमेंट में, 300 मेगाहर्ट्ज वाले में या 60 मेगाहर्ट्ज वाले में, तो जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमेशा सेम आती है, उसके अंदर कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, वो हर जगह हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेम आएगी। लेकिन हमारी जो एक बात हमने सुनिश्चित करनी है वो ये कि हमारा जो सैंपल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एक सैंपल को यहाँ ट्रीट करा रहे, दूसरे सैंपल को अलग जगह, उनके बीच में जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो सेम नहीं आएगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में, देखिएगा। तो आपको एक एग्जाम्पल की मदद से मैं समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने मैंने कुछ इस प्रकार से लिया है। मान लीजिए ये कार्बन है, यहाँ पर कोई भी हमारे ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। हमने क्या देखना है, देखिए ये 2 हाइड्रोजन हैं, इसको HA से डिनोट किया है, ये एक हमारा HB हाइड्रोजन है। इस केस में मैं क्या करता हूं, पहले भी मैं आपको स्प्लिटिंग बता चुका हूं कि किस तरह से हमारा जो एक सिग्नल है वो अलग अलग पीक्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है। तो मान लीजिए मैं पहले ए वाले केस को देखता हूं, मैं HA के सिग्नल देखता हूं। तो HA का सिग्नल देखूंगा तो सॉरी ये तो HB के लिए बनेगा, HB का सिग्नल देखता हूं। तो HB का सिग्नल क्या होगा, अब 2 एडजेसेंट में 2 हाइड्रोजन हैं, और N+1 रूल आपको क्या बताता है कि 2+1 यानी कि आपको 3 एक ट्रिपलेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जब इसका सिग्नल देखता हूं तो ट्रिपलेट मिलता है जिसकी इंटेंसिटी 1:2:1 हो जाती है। शायद इतनी बात आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब जब मैं HA के लिए देखूंगा, HA का सिग्नल देखता हूं तो यहाँ पर क्या है, HA 2 हैं लेकिन इसके पड़ोस में तो एक HB है, तो HB के कारण इसका सिग्नल आएगा तो डबलेट में टूट जाएगा। यहाँ पर 1:1 की जो रेशियो की मुझे इंटेंसिटी के सिग्नल देखने को मिलेंगे। सेम यही बात आपको बताई भी गई है। अब यहाँ से आपने जानना क्या है, आपने ये जानना है कि यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस हम देखते हैं, यहाँ देखिएगा ये जो डिफरेंस है हमारा, यानी कि इनके बीच का 2 एडजेसेंट पीक की बात करता हूं। आप यहां से यहां चल लीजिए या आप यहां से यहां चल लीजिए, दोनों केसेस में जो हमारी वैल्यू आएगी, यानी कि यहाँ जो JAB मैं लिखूंगा वो इन दोनों के दोनों केसेस में बराबर आएगा। ये पीक्स जो आपको देखने को मिल रही हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगी वो सेम आएगी, भले ही ये आपका ट्रिपलेट में टूटा हो, ये आपका डबलेट में टूटा हो। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी JAB तीनों की तीनों वैल्यू बराबर होंगी। मैं अगर इसको JAB1, JAB2 और JAB3 लिख देता हूं तो यहां से मैं एक बात जो है वो कह सकता हूं कि हमारी जो JAB1 है वो बराबर होगी JAB2 के, वो बराबर होगी JAB3 के। यानी कि आप किसी भी सिग्नल में, किसी भी स्पेक्ट्रम में किसी भी सिग्नल को पकड़ लें, किसी भी स्पेक्ट्रम में किसी भी सिग्नल को पकड़ लें, किसी भी सिग्नल में किन्हीं भी 2 एडजेसेंट पीक को पकड़ लें, उनके बीच की डिस्टेंस नापिएगा तो वो वैल्यू हमेशा सेम आएगी। हाँ, अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अलग अलग सिग्नल के बीच की डिस्टेंस को देखने लगे, वो फिर बात गड़बड़ आ जाएगी। वो कैसे आएगी उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए आपको क्या बताया गया है
कि इन अदर वर्ड्स म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन हैव द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट। जो म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन होते हैं उनकी जो केमिकल वैल्यू होती है वो सेम होती है। देखिए आपने देखा HA के लिए 1:1 की रेशियो आई, ये आपने देखा। उसके बाद में HB के लिए 1:2:1 की रेशियो आई, ये आपने देखा। और इनके बीच की जो दूरी होगी उसने आपने माना कपलिंग कांस्टेंट। देखिए आपको एक डायग्राम की मदद से समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक स्पेक्ट्रम है, NMR इंस्ट्रूमेंट से हमें ये मिला है स्पेक्ट्रा, इसको मैं लिख देता हूं NMR स्पेक्ट्रम। यहाँ क्या मिला, यहाँ आप देख सकते हैं आपको 5 पीक्स देखने को मिल रही हैं। 2 जो हैं वो सेम इंटेंसिटी की हैं, इसको मैं लिख देता हूं 1:1 और इसको मैं लिख देता हूं 1:2:1। यानी कि यहाँ हमारा सिग्नल जो है वो 2 पीक में टूट गया, यहाँ हमारा सिग्नल 3 पीक में टूट गया। इतनी सी बात शायद आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखिएगा अब जो हम ये बात कर रहे हैं बार बार हमारे कपलिंग कांस्टेंट की, तो इन जो पीक्स के बीच की दूरी होगी, यानी कि यहां से मैं इसको 1 नंबर दे देता हूं, इसको मैं 2 नंबर दे देता हूं, तो 1 से 2 के बीच की जो दूरी होगी इसको हम बोलेंगे JAB, यानी कि हमारा क्या होगा, ये है हमारा कपलिंग कांस्टेंट। हाँ दोस्तों, ये है हमारा कपलिंग कांस्टेंट। मैं इनको नाम दे देता हूं, इसको 3 लिख देता हूं, इसको 4 लिख देता हूं, इसको 5 लिख देता हूं। तो यहां पर आप 3 से 4 के बीच की दूरी देखेंगे, ये भी हमारा कपलिंग कांस्टेंट है। आप 4 से 5 के बीच की दूरी देखेंगे, ये भी हमारा कपलिंग कांस्टेंट है। किसी भी सिग्नल के बीच की, किसी भी सिग्नल के पीक्स के एडजेसेंट पीक्स की दूरी देखेंगे वो कपलिंग कांस्टेंट होगा। लेकिन कई बार हम गलती क्या करते हैं, हम इस सिग्नल से इस सिग्नल के बीच की दूरी देख लेते हैं। हम ये मानते हैं कि हमें तो एडजेसेंट बताया गया है, तो हम यहां से यहां की दूरी देखते हैं, ये हमारा कपलिंग कांस्टेंट नहीं होता। कपलिंग कांस्टेंट होता है एक सिग्नल जितनी पीक्स में टूटा है उन एडजेसेंट पीक्स के बीच की दूरी, ना कि 2 सिग्नल के बीच की दूरी। तो शायद आपको बात यहां से समझ में आ गई होगी। कई बार आपको छोटा सा न्यूमेरिकल भी यहां से देखने को मिल जाता है कि आपको इन पीक्स की वैल्यू दे दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये जो है ये 3.18 डेल्टा के ऊपर आपको एब्जॉर्ब होती है, ये आपकी 3.15 डेल्टा के ऊपर एब्जॉर्ब होती है। सेम यही आप देखेंगे ना, यहां से यहां की दूरी कितनी आई आपकी, ये आई 0.3 आई आपकी। यहां से आगे चलिएगा 0.03, ये आई आपकी 0.03। यहां जब इनके तीनों के बीच की दूरी देखेंगे तो मान लीजिए यहां जो डिस्टेंस आती है आपकी वो आती है 2.21, यहां आती है फिर अगली 2.18 और यहां आती है 2.15। देखिए इनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो भी कितनी आएगी, कपलिंग कांस्टेंट जो आएगी, जिसे हमें J से लिखेंगे तो J हमारा 0.03 ही आएगा। आप किसी भी सिग्नल की पीक्स को देख लीजिए, उनके बीच की दूरी निकाल लीजिए, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। शायद आपको कपलिंग कांस्टेंट का फंडा समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। आगे अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, कि कपलिंग कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू का मैग्नीट्यूड हम देखेंगे। कपलिंग कांस्टेंट को हम नंबर में देखते हैं 0.2, 4, 5, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि 2 पीक्स के बीच की दूरी कितनी है। तो ये हमारा डिपेंड करता है इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग केसेस में, कि हम अल्काइल के केस में देखेंगे, उसमें फिर फर्दर विनाइल की बात कर रहे हैं, या हम एलाइल की बात कर रहे हैं, एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, तो अलग अलग केस को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो क्या बताता है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट डिपेंड ऑन द नंबर एंड द काइंड ऑफ इंटरवीनिंग बॉन्ड्स। क्योंकि कपलिंग कांस्टेंट हम कैसे देखते हैं, कपलिंग जब मैंने आपको बताया तो कपलिंग किसके बीच में होता है, वो 2 प्रोटॉन के बीच में होगा। और वो किसके बीच में होता है, वो स्पेस से कपलिंग नहीं करते, वो बॉन्ड के थ्रू कपलिंग करते हैं। यानी कि हमने देखना है कितने बॉन्ड जो हैं वो कपलिंग के बीच में इन्वॉल्व हुए हैं। अगर 2 बॉन्ड हुए हैं, देखिए यानी कि कुछ ऐसा, अगर आपके पास एक कार्बन है, इसके पास ही 2 हाइड्रोजन है और इन दोनों के बीच में कपलिंग हो गई, तो यानी कि 1 और 1 2, यानी कि इसको बोलेंगे 2J कपलिंग। और अगर आपके पास विसिनल कपलिंग हुई है, यानी कि यहां ये हाइड्रोजन ने कपल करा है, तो 1 2 3, इसको बोलते हैं 3J कपलिंग। तो ऐसे 2J 3J की वैल्यू जो है वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है। उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, ये हमारा डिपेंड करती है साथ के साथ स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है और हमारा बॉन्ड कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विसिनल प्रोटॉन्स की। तो विसिनल प्रोटॉन क्या होते हैं दोस्तों, विसिनल प्रोटॉन के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए एक कार्बन है, इसके एडजेसेंट में एक कार्बन है। अब इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये कार्बन एक दूसरे से एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो अब ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ कपलिंग करेगा, तो एक बॉन्ड ये,
एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, तो 3 बॉन्ड के बीच में कपलिंग होगी, यानी कि विसिनल प्रोटॉन के बीच में जो कपलिंग होगी वो 3J कपलिंग हम बोलेंगे। इसकी वैल्यू के बारे में जानते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी 2 से 14 के बीच में लाई करती है, 2 से 14 हर्ट्ज के बीच में। और वो कैसे होती है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। यहां पर हमारे पास 2 केस देखने को मिलते हैं। एक हमारे पास ये कंडीशन है, इसको बोलते हैं हम एंटी, इसको बोलते हैं हम गोच। 2 कन्फर्मेशन आपको देखने को मिलती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर आप इनको डिटेल से जानते हैं। लेकिन अब एनएमआर में हमें क्या होता है, हमें तो कोई सैंपल दे दिया जाता है जिसको हमने एनालाइज करना होता है। हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन के हिसाब से हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के हिसाब से उसको जो है एनालाइज करना है, उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाना है। तो हम यहां से क्या देखते हैं दोस्तों, कि अगर हमारे पास दिया गया सैंपल के अंदर कोई विसिनल प्रोटॉन्स का स्पेक्ट्रा हमें मिला है, और वो विसिनल जो हमारे प्रोटॉन है वो हमारे किसी ऐसी कंडीशन में है, वो या तो गोच कन्फर्मेशन में है या वो हमारे एंटी कन्फर्मेशन में, तो उसका हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दे दी जाती है। तो वो वैल्यू क्या होती है, तो देखिए ये एंटी कंडीशन है। एंटी कंडीशन कैसे है, देखिए मान लीजिए ये बॉन्ड है, यहाँ एक कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ एक कार्बन प्रेजेंट है। अब मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं, यानी कि एक कार्बन आपकी तरफ, एक कार्बन मेरी तरफ पीछे। यहाँ पर इससे एक इधर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, या ऐसे देख लेते हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है, एक नीचे इधर ग्रुप है, एक नीचे इधर ग्रुप है, यानी कि आपके सामने एक उल्टा वाई है। अब पीछे इधर देखते, पीछे वाले की तरफ क्या होता है, अब यहाँ पर सीधा वाई मेरी तरफ है, यानी कि एक ग्रुप यहाँ है, एक ग्रुप यहाँ है, और जो हाइड्रोजन है वो नीचे की तरफ है। तो आपने क्या जाना कि एंटी फॉर्म कैसे होती है, कि आपके साथ जो कार्बन है वो तो उल्टा वाई है, तो उसका जो हाइड्रोजन है वो ऊपर की तरफ है, और ये नीचे जो है ये कैसा है, ये सीधा वाई है, यानी कि इसका हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। तो ऐसे घुमा लूं या ऐसे, यानी कि जो 2 एडजेसेंट कार्बन एटम के बीच में जो हैं, इनके बीच में 180 का एंगल बन रहा है, यानी कि बात कर रहे हैं इस हाइड्रोजन की और इस हाइड्रोजन की। ये जो कंडीशन है, ये जो आपको दिख रहा है आपके सामने सीधा वाई, ये है आपके फ्रंट वाला कार्बन। पीछे वाले कार्बन पर आप देख सकते हैं, ये जब इसको डॉटेड लाइन से बनाते हैं तो उल्टा वाई बनता है, यानी कि इनके बीच में 180 डिग्री का जो है एंगल बनता है, और इनकी जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू आती है ये हमारे पास आती है 5 से लेकर के 14 हर्ट्ज के बीच में। इसके बाद जो दूसरी कन्फर्मेशन मेरे पास बनती है, दूसरी कन्फर्मेशन को हम जानते हैं हमारी गोच कन्फर्मेशन के नाम से। इस कंडीशन में कैसे होता है, यानी कि इसके और इसके बीच में, इन हाइड्रोजन के बीच में 60 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है। फिर से वही कंडीशन है, इसमें क्या है आपके सामने, अब जो हाइड्रोजन है ना, देखिए अब ये है, इसके इस और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब आपके सामने क्या था, पहले आपके सामने क्या था, उल्टा वाई था, नहीं आपके सामने सीधा वाई था, पीछे की तरफ उल्टा वाई था। ये सिंगल बॉन्ड है, अब इस सिंगल बॉन्ड को घुमा देते हैं, इस सिंगल बॉन्ड को हमने रोटेट कर दिया, तो अब जो हाइड्रोजन पहले पीछे नीचे की तरफ था, या आगे वाले को देख लीजिए, आगे जो हाइड्रोजन था, अब हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, पीछे को रोटेट करें, आगे वाले को आपकी मर्जी है रोटेट करेंगे, तो अब जो 180 का था, अब ये एंगल घट करके 60 डिग्री का एंगल यहाँ रह जाता है। तो अगर आपके पास विनाइल कंडीशन है, विसिनल प्रोटॉन है, तो विसिनल प्रोटॉन में कौन सी में आप फ्री रोटेशन वाला केस देख रहे हैं, आपने ये देख लिया एंटी का केस। अब आप अगर गोच कन्फर्मेशन को देख रहे हैं, तो और आपको कंपाउंड में गोच कन्फर्मेशन है, तो आपको जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी वो 2 से 6 हर्ट्ज के बीच में मिलेगी। शायद आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर इसकी जो फर्दर विसिनल की एक और कंडीशन बचती है उसके बारे में जानते हैं। देखिएगा, देखिए विसिनल में आगे देखा तो विसिनल के केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि 2 कार्बन के साथ हाइड्रोजन होंगे, यानी कि अलग अलग एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन की बात करेंगे। अब मैंने आपको एक ओलिफिनिक बॉन्ड दिखाया, यानी कि एक डबल बॉन्ड दिखाया है, एल्कीन का केस मैंने आपको बताया है। आप जो यहां देख रहे हैं ये हाइड्रोजन जो आपको बताता है, ये आपको बताता है ट्रांसफॉर्म। कौन सी फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। और ये जो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे से सिस फॉर्म में प्रेजेंट है। कई बार आपको यहीं पे जैसे न्यूमेरिकल जो डाटा दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, आपको वहां पर केमिकल ये जो है ना आपकी क्या कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे दी जाती है, कि पर्टिकुलर हमें सैंपल मिला और उसकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू जैसे आपको बता दी गई कि 6 से 14 है, तो 6 से 14 जो हर्ट्ज आपको वैल्यू देखने को मिलती है, तो आप वहां से ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो आपको सैंपल दिया गया है वो एक एल्कीन है, तो उसके अंदर सिस जो है कन्फर्मेशन हमें देखने को मिल रही है, सिस जो है हमारा आइसोमर हमें मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर ये वैल्यू हमें 11 से 18
हर्ट्ज के बीच में मिल जाती है तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ट्रांस जो वैल्यू है हमें देखने को मिलेगी, ट्रांस कंडीशन मॉलिक्यूल की हमें देखने को मिलती है। तो सिस और ट्रांस के बीच में आप ये कंफर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन जो है ना, यहाँ पर अब क्या होगा, दूसरे कोई बल्कि ग्रुप होंगे, उनके बीच में रिपल्सन हो सकता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, ट्रांस जो है स्टेबलाइज फॉर्म होती है, दूर दूर हो जाते सारे एटम, कोई रिपल्सन नहीं होता। तो ट्रांस की वैल्यू 11 से 18 होती है, जो सिस होता है उसकी वैल्यू 6 से 14 हर्ट्ज हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि कोई एलाइलिक प्रोटॉन अगर आ जाता है, एलाइलिक प्रोटॉन कैसे समझिएगा, एलाइलिक प्रोटॉन क्या होता है, यानी कि आपके पास में कोई डबल बॉन्ड है, एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब उस डबल बॉन्ड से किसी भी साइड, इस कार्बन से इधर भी हो सकता है या इस कार्बन से इधर भी हो सकता है, इससे इधर एक और कार्बन प्रेजेंट है और उस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन है। अब बात हो रही है उसकी, यानी कि आपके पास में कोई ऐसा डबल बॉन्ड का सिस्टम था, आपके पास यहाँ कार्बन है, यहाँ आपने देखा, तो इस केस में क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलती है 2 से 13 हर्ट्ज के बीच में। यानी कि अगर आपको कोई एलाइलिक सिस्टम वाला सैंपल डिटेक्ट करना को मिल जाए और आपको वैल्यू दे दी जाए कि 2 से 13 हर्ट्ज, तो ये बात यहाँ से सत्यापित हो जाती है कि आपका दिया गया जो कंपाउंड है वो एक एलाइलिक प्रोटॉन है। आगे आपके पास आता है जेमिनल प्रोटॉन की बात। जेमिनल यानी कि जो प्रोटॉन आप जिसका सिग्नल देख रहे हैं वो दोनों के दोनों जो प्रोटॉन हैं वो एक ही कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। यहां पर भी केस अलग अलग प्रकार के बनते हैं। एक कंडीशन आपके सामने बनती है कि आपका जो कार्बन एटम है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है और वो आपका जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है, लेकिन वो आपका sp हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 ही होती है, वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो दो अलग अलग केस आपके पास हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आपका कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। यहाँ पर आपके कोई 2 ग्रुप और हो सकते हैं, तो इनके बीच में भी इस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो कपलिंग होगी, पहली बात तो ये है कि आपके बीच में यहाँ जो कपलिंग होती है ये कपलिंग होती है हमारी 2J कपलिंग, क्योंकि एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड के बीच में कपलिंग हो रही है और इसकी वैल्यू होती है 10 से 18 हर्ट्ज। 10 से 18 हर्ट्ज अगर कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू देखने को मिलती है तो यहां से कंफर्म हो जाता है कि कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, अगर हम जेमिनल प्रोटॉन की कपलिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर हमें वैल्यू मिलती है 1 से 4 हर्ट्ज और हम देख पाते हैं कि जो प्रोटॉन है वो जेमिनल प्रोटॉन है, तो यहां से जो कार्बन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है हम ये बता पाएंगे कि यहां पर जो कार्बन है वो मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की हम बात कर रहे हैं। यानी कि या तो हमारा कार्बन कोई ओलिफिनिक डबल बॉन्ड रखता है या वो किसी न किसी एक एरोमेटिक रिंग का हिस्सा है, तो यानी कि उसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये बात यहां से पक्की हो जाती है जब हम इसकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू को जान लेते हैं। एक हमारे पास बचती है एरोमेटिक सिस्टम। देखिए एरोमेटिक सिस्टम में हमारे पास 3 कंडीशन आती हैं। जैसे हम देख रहे हैं अगर हमारे बॉन्ड, हम यहाँ पर अब जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं वो उनकी डिस्टेंस के हिसाब से देख पाते हैं। डिस्टेंस के हिसाब से बोल लीजिए आप, या बोल लीजिए हम ऑर्थो मेटा पैरा देख रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि हम 2J 3J 4J कपलिंग देख रहे हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से, या आप देखिए इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन के बीच में जो कपलिंग होगी यहां तक चलने में 1 2 और 3, यानी कि ये बात हो रही है 3J कपलिंग की, या हम इसे बोल सकते हैं हमारी ऑर्थो कपलिंग। तो यहां पर इसकी जो वैल्यू आती है ये 8 से 10 हर्ट्ज के बीच में आती है एरोमेटिक सिस्टम के साथ जुड़े हुए प्रोटॉन की वैल्यू कपलिंग कांस्टेंट की, अगर 3J कपलिंग या ऑर्थो कपलिंग हो रही है। अब इस केस में देखिएगा, या डिस्टेंस देख लीजिए कि डिस्टेंस कम है तो वैल्यू ज्यादा है। अब यहां डिस्टेंस और बढ़ गई, यानी कि 1 2 3 4 4J कपलिंग हुई, तो 4G कपलिंग की जो वैल्यू है वो मेरे पास 1 से 3 हर्ट्ज आई, और वैल्यू या तो आप मान सकते हैं कि यहां पर पैरा कपलिंग हुई, आप इसको पैरा भी बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं 4J कपलिंग हुई, या ऐसा भी देख सकते हैं कि यहाँ पहले की अपेक्षा डिस्टेंस बढ़ चुकी है तो वैल्यू 1 से 3 हर्ट्ज आती है। अब यहाँ देखिए पैरा कपलिंग आपकी होती है, सॉरी ये पैरा नहीं मेटा, ये आपका था मेटा, ये है आपका हाइड्रोजन, ये है मेटा कपलिंग। यहां जब पैरा कपलिंग की बात करते हैं तो पैरा कपलिंग यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन वाले कार्बन पर 1 2 3
4 और 5, 5J कपलिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस और बहुत ही कम वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ से एक निष्कर्ष हम निकाल पाते हैं कि ऐसी ऐसी वैल्यू हमें देखने को मिलेंगी तो हम बता पाएंगे कि हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन पर है, पैरा पर है, मेटा पर है, या 2J 3J 4J कपलिंग के हिसाब से निकाल लेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे जो बॉन्ड है उनके जिनके बीच में कपलिंग हो रही है, अगर उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती है तो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होती जाती है। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, कपलिंग कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे देख सकते हैं, सारी की सारी बातें के बारे में हमने जाना। तो फिर से आपसे मुलाकात होगी एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, और इसी तरह से जो हमारी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके फर्दर टॉपिक्स को हम बरकरार रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।